क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों और जो हमारे पुराने सरकारी दस्तावेज हैं, उनमें कई बार कितनी अजीब और हैरान कर देने वाली बातें दर्ज होती हैं? हाँ बिल्कुल। और कई बार तो वो इतनी अनोखी होती हैं कि भरोसा ही नहीं होता। वही ना, मतलब जरा कल्पना कीजिए, हम 1930 के दशक की बात कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश फौज है, जिसके पास उस दौर के सबसे आधुनिक हथियार और तोपें हैं। और ना सिर्फ हथियार बल्कि एक पूरे विशाल साम्राज्य की पूरी मशीन उनके पास है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सड़क पर खड़े निहत्थे लोगों की एक भीड़ है। लेकिन आज हम इस डीप डाइव में जिन स्रोतों और उन ब्रिटिश अधिकारियों की खुफिया डायरियों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, उनसे एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। और वो सच ये है कि खौफ में वो निहत्थी भीड़ नहीं थी, बल्कि खौफ में वो पूरी की पूरी हथियारबंद सरकार थी। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ऐसे इंसान और उसकी भीड़ से कैसे लड़ा जाए जो पलटकर वार ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये एक बिल्कुल ही अलग तरह की चुनौती थी उनके लिए। तो आज की इस चर्चा में हम अपने हिस्टोरिकल स्रोतों के माध्यम से उसी विचार को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी थी, यानी महात्मा गांधी का सत्याग्रह। और देखिए, ये पड़ताल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज भी जब हम सत्याग्रह शब्द सुनते हैं तो अक्सर इसको एक बहुत ही साधारण सा प्रोटेस्ट या विरोध प्रदर्शन मान लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि बस धरना ही तो है। वही तो। लेकिन जब हम उन ओरिजिनल नोट्स और उस दौर की चिट्ठियों और अखबारों की कटिंग्स को देखते हैं तो समझ आता है कि ये इतिहास की सबसे जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप से सोची समझी रणनीतियों में से एक थी। वो पूरी तरह से इन ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों पर आधारित है। हाँ, हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक निष्पक्ष विश्लेषक की तरह ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज ये रणनीति जमीन पर आखिर काम कैसे करती थी। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सबसे पहले इसी बात पर आते हैं कि जो हथियार था ये असल में था क्या? हाँ, क्योंकि ये किसी भी आम हथियार जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वही ना, अगर मैं आज के दौर के हिसाब से इसको देखूं तो मुझे ये किसी पारंपरिक विरोध जैसा नहीं लगता। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये मुझे थोड़ा बहुत जो जापानीज मार्शल आर्ट है ना, आइकिडो, उसके जैसा लगता है। अच्छा, आइकिडो जैसा? वो कैसे? हाँ, मतलब आइकिडो में आप दुश्मन पर सीधा हमला नहीं करते, बल्कि आप उसकी ही ताकत और उसकी ही आक्रामकता का इस्तेमाल उसको निहत्था करने के लिए करते हैं। ये तुलना वैसे काफी दिलचस्प है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, अगर हम उनके आधार पर बात करें तो इसमें एक छोटा सा पेच है। अच्छा, वो क्या? देखिए, आइकिडो जो है वो मुख्य रूप से बचाव यानी डिफेंस की टेक्निक है, जहां आप खुद को बचा रहे होते हैं। लेकिन सत्याग्रह, अगर आप इसके दार्शनिक पहलू को समझें तो वो बेहद आक्रामक यानी अग्रेसिव है। फिजिकल रूप से नहीं बल्कि हाँ, फिजिकल रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से। सत्याग्रह का तो शाब्दिक अर्थ ही है सत्य के लिए आग्रह। इसका मतलब किसी कोने में बैठकर चुपचाप जुल्म सहना नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या निकल कर आता है दस्तावेजों में? इसका सीधा सा मतलब है अन्याय के ठीक सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाना और ये कहना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और मैं इसको नहीं मानूंगा। ओके, यानी ये एक तरह का सक्रिय प्रतिरोध है, लेकिन बिना किसी फिजिकल हथियार के। जी बिल्कुल। और इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत थे जो कोई रातों रात नहीं बन गए थे। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि ये अचानक से तो दिमाग में नहीं आया होगा। नहीं, गांधी जी के जो साउथ अफ्रीका के दिनों के अपने हाथ से लिखे नोट्स हैं वो साफ बताते हैं कि वहां के कड़े संघर्षों में ये विचार धीरे धीरे डेवलप हुआ था। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। अच्छा, कौन कौन से? पहला तो ये कि सत्य ही ईश्वर है और जीत हमेशा सच की ही होगी। दूसरा ये कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से देना है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी विचार था वो ये कि मकसद दुश्मन को हराना या उसको बर्बाद करना है ही नहीं। तो फिर मकसद था क्या? मकसद था उसका दिल जीतना, उसकी अंतरात्मा को जगाना। और देखिए, यहाँ पर आकर जब मैं इन सब दस्तावेजों को पढ़ती हूँ तो ये पूरा विचार मुझे थोड़ा सा अव्यावहारिक और मुश्किल लगने लगता है। मुश्किल कैसे?
दुश्मन का दिल जीतने के इस सफर में सत्याग्रह ये मांग करता है कि इंसान को खुद तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कोई आपको लाठी मार रहा है और आप पलटकर वार नहीं कर रहे हैं, बस मार खा रहे हैं। ये तो इंसान की बेसिक फितरत के खिलाफ है ना। हाँ, फितरत तो यही कहती है कि कोई मारे तो सेल्फ डिफेंस में वार करो। वही तो ये जो खुद तकलीफ सहने वाला हिस्सा है, क्या ये मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा मुश्किल नहीं है? हाँ। मेरा मतलब है, ये जमीन पर काम कैसे करता है? देखिए, यही तो इस रणनीति का सबसे धारदार हिस्सा है। इसको थोड़ा ना साइकोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। जब कोई सत्ता या कोई टायरेंट किसी पर फिजिकल वायलेंस करता है, मान लीजिए पुलिस लाठी चला रही है, तो वो लोग खुद को ये समझा लेते हैं कि सामने वाला विद्रोही है। हाँ, कि ये कानून तोड़ रहा है, इसीलिए इसको मारना ठीक है। बिल्कुल, वायलेंस उन्हें पलटवार का एक सॉलिड बहाना दे देती है। लेकिन जब एक सत्याग्रही वहां बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है, पलटवार नहीं करता और खुशी खुशी मार सहता है, तो वो टायरेंट से वो बहाना ही छीन लेता है। ओ वाओ, मतलब आप उसको खुद को डिफेंड करने का एक मॉरल ग्राउंड ही नहीं दे रहे। एकदम सही पकड़ा आपने। जब वो अधिकारी एक निहत्थे और शांत इंसान पर वार करता है ना, तो उसको खुद का ही क्रूर चेहरा दिखाई देने लगता है। उसके अंदर एक जैसे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, वो पैदा होता है। यानी वो अंदर से परेशान होने लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं इतने शांत इंसान को आखिर पीट क्यों रहा हूं। और ये चीज उसके मन में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और नैतिक दबाव बनाती है, जो उसको अंदर से तोड़ने लगती है। ये तो वाकई बहुत ही शानदार और डीप एक्सप्लेनेशन है। लेकिन देखिए, फिर वही बात आती है ना, ये फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बातें किताबों में पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो असली और थोड़े उलझे हुए आर्थिक विवाद होते हैं, उनमें काम कर सकती है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है जो उस वक्त भी उठा था। हाँ, तो इसको जांचने के लिए हमारे पास जो प्राइमरी स्रोत हैं, वो हमें भारत में हुए सत्याग्रह के पहले बड़े और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाते हैं, यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल की तरफ। बिल्कुल, ये 1918 की बात है और ये इवेंट इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि इसने सत्याग्रह की ताकत को पहली बार एक बहुत ही लोकल और ज़मीनी स्तर पर साबित किया था। इस विवाद का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उस वक्त शायद पहला विश्व युद्ध चल रहा था ना? जी हाँ, और उस विश्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही थी और ऊपर से अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। तो मिल के मजदूरों को इस महामारी में शहर ना छोड़ने और काम पर बनाए रखने के लिए एक प्लेग बोनस दिया जा रहा था। और वो बोनस शायद उनकी थोड़ी बहुत सैलरी का 70 से 80% तक होता था ना? हाँ बिल्कुल, और वो उस भयानक महंगाई में उनकी एक बुनियादी जरूरत बन चुका था। लेकिन जब प्लेग का असर थोड़ा कम हुआ तो मिल मालिकों ने अचानक से वो बोनस बंद करने का फैसला कर लिया। अचानक से, बिना किसी नोटिस के? हाँ, और उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ 20% बढ़ोतरी देंगे। अब देखिए, महंगाई की मार झेल रहे मजदूरों ने मांग की कि उनका वेतन कम से कम 50% बढ़ाया जाए, ताकि वो कम से कम अपना और अपने परिवार का पेट तो भर सके। वही तो। पर दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अड़ गए। आपसी बातचीत का हर रास्ता बंद हो गया और एक कंप्लीट डेडलॉक बन गया। ये तो फिर एकदम जो क्लासिक पूंजीपति और मजदूर का टकराव होता है, बिल्कुल वैसा ही हो गया जी। और तभी इस मामले को सुलझाने के लिए अनुसुया सराभाई ने गांधी जी को वहां बुलाया था। जी हाँ। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि गांधी जी वहां पहुंचे और उन्होंने मजदूरों को शांतिपूर्ण हड़ताल करने को कहा। लेकिन देखिए, जब हड़ताल काफी लंबी खिंचने लगी, हफ्ते बीतने लगे, तो मजदूरों का हौसला टूटने लगा। जाहिर है, उनके घरों में राशन खत्म होने लगा था, बच्चे भूखे थे। बिल्कुल। और तब इस डिसाइसिव मोड़ पर आकर गांधी जी ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास में विरोध का एक बिल्कुल नया तरीका इजाद किया। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत में उनका पहला आमरण अनशन था। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी इस पॉइंट पर। हमारे जो मॉडर्न सुनने वाले हैं, या अगर हम आज के नज़रिए से इसको देखें, मान लीजिए आज कोई एम्प्लॉई अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अपने बॉस के कैबिन के बाहर बिना कुछ खाए पिए अनशन पर बैठ जाए। हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? वही ना, क्या इसको एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कहा जाएगा? मतलब उस वक्त भी मिल मालिकों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। या तो वो मांग मानते या फिर एक इतने बड़े नेता को अपने शहर में मरने देते।
क्या ये वाकई किसी का दिल बदलना था या सिर्फ एक फंसाने वाली रणनीति थी? ऊपर से देखने पर यह पूरा मामला ब्लैकमेल जैसा लग सकता है, लेकिन अगर हम उन सोर्सेज में गांधी जी के अपने क्लैरिफिकेशन को पढ़ें तो अंतर बहुत साफ हो जाता है। अच्छा, उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया था? देखिए, ब्लैकमेल जो होता है ना, वो हमेशा स्वार्थ पर बेस्ड होता है। उसमें आप सामने वाले को डराकर अपना कोई पर्सनल फायदा निकालते हैं। लेकिन यहाँ गांधी जी का जो अनशन था वो मिल मालिकों के खिलाफ था ही नहीं, और ना ही वो अपने लिए कोई सैलरी मांग रहे थे। अच्छा, तो फिर ये आमरण अनशन एग्जैक्टली किसके लिए था? ये अनशन असल में मजदूरों के लिए था, ताकि वो अपनी भूख से हार कर अपना संकल्प ना तोड़ें और वायलेंस पर ना उतर आए, और साथ ही ये मिल मालिकों की सोई हुई अंतरात्मा को जगाने के लिए भी था। मतलब वो उनको एक मॉरल लेसन देना चाहते थे। हाँ, गांधी जी के दरअसल कई मिल मालिकों से बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशंस थे, जैसे अंबालाल साराभाई। वो उन्हें बस ये समझाना चाहते थे कि ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। और आपको बताऊं, इसी घटना से गांधी जी का एक बहुत ही फेमस आर्थिक सिद्धांत निकल कर आया, जिसे हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसको थोड़ा हमारी आम बोलचाल की भाषा में समझाइए कि ये क्या है। ट्रस्टीशिप का सीधा सा मतलब ये था कि गांधी जी ने इन पूंजीपतियों से कहा कि आप अपनी दौलत, अपने मिल्स और कारखानों के एब्सोल्यूट मालिक या ओनर्स नहीं हैं। ओके, तो फिर वो क्या है? उन्होंने कहा कि समाज ने आपको वो संपत्ति दी है, इसलिए आप केवल उस संपत्ति के रखवाले या ट्रस्टी हैं। और क्योंकि आप ट्रस्टी हैं, इसलिए उन मजदूरों की भलाई और उनकी लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात हो गई। मतलब आप सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाले नहीं हैं, आप एक गार्डियन हैं। बिल्कुल वही। और इसी मॉरल प्रेशर का नतीजा था कि अनशन के तीसरे ही दिन एक ट्राइब्यूनल बनाया गया। उस ट्राइब्यूनल ने क्या फैसला सुनाया कि सैलरी में 35% की बढ़ोतरी की जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये ना तो मजदूरों की 50% वाली पूरी मांग थी और ना ही मालिकों की 20% वाली जिद। हाँ, ये तो दोनों के बीच का एक रास्ता निकल आया। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सम्मानजनक समझौता था, जहां किसी एक की हार नहीं हुई बल्कि दोनों का मान रह गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। मतलब सत्याग्रह ने ये साबित कर दिया कि चलिए, ये किसी लोकल स्टार पर एक छोटे विवाद में तो पूरी तरह काम करता है, लेकिन अब हमारी चर्चा में एक बहुत बड़ा जंप आता है। जी, दांडी मार्च की तरफ। हाँ, एक लोकल हड़ताल से निकलकर इस पूरे देश को एक साथ कैसे लाया जाए। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म हैं, जातियां हैं, अमीर गरीब की इतनी बड़ी खाई है, वहाँ सबको एक साथ जोड़ना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वहाँ एक ऐसा इशू ढूंढना जो हर घर से सीधा जुड़ा हो, ये किसी क्या कहते हैं उसको, मास्टरमाइंड, पीआर और राजनीतिक रणनीतिकार का ही काम हो सकता है। और उन्होंने किस चीज को चुना? नमक। और नमक का ही जो चुनाव था ना, इसे हिस्ट्री के सबसे अचूक फैसलों में से एक माना जाता है। हाँ, और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर नमक ही क्यों? उस समय आज़ादी की मांग थी, बड़े बड़े टैक्सेस थे, ज़मीन का लगान था, ऐसे इतने सारे बड़े मुद्दे थे। लेकिन जब हम इन दस्तावेजों में ब्रिटिश हुकूमत के 1882 के सॉल्ट एक्ट को पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि ये दरअसल कितना क्रूर कानून था। क्रूर भी और उसके साथ साथ बेहद अपमानजनक भी। देखिए, नमक एक ऐसी चीज है जो नेचर ने भारत को बहुत तायत में दी है। हमारी कोस्टलाइन इतनी लंबी है, वही ना, पूरा समुद्र भरा पड़ा है। हाँ, लेकिन इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार ने नमक के प्रोडक्शन और उसकी सेल पर अपना पूरा मोनोपोली यानी एकाधिकार कर लिया था। कोई भी आम भारतीय समुद्र के पानी से अपना नमक खुद नहीं बना सकता था। अगर कोई समुद्र तट से सिर्फ एक मुट्ठी नेचुरल नमक भी उठा ले तो वो गैर कानूनी था। और इसमें सबसे भयानक बात ये थी कि इस पर काफी भारी टैक्स भी लगा दिया गया था। अब चाहे कोई महलों में रहने वाला बहुत अमीर इंसान हो या फिर किसी झोपड़ी में रहने वाला बिल्कुल गरीब किसान, नमक के बिना तो किसी की भी घर की दाल नहीं गलेगी ना। बिल्कुल, ये तो सबकी थाली का हिस्सा है। हाँ, तो ये सीधे तौर पर हर इंसान की थाली पर, उसकी रोजी रोटी पर हमला था। ये उस ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय का सबसे क्लियर और हर दिन महसूस होने वाला सिंबल बन गया था। और यही वो बड़ा कारण है कि दांडी मार्च इतना ज्यादा असरदार साबित हुआ।
12 मार्च 1930 को जब गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू की, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल यात्रा नहीं थी। 240 मील का लंबा सफर और 24 दिन की पैदल यात्रा, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक कदम था। अगर हम अपने सुनने वालों के लिए उस दौर की कल्पना करें ना, तो ये 24 दिन की जो पैदल यात्रा थी वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह चल रही थी। सस्पेंस थ्रिलर? वो कैसे? देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हर नए कदम के साथ पूरे देश की धड़कनें तेज हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि क्या आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या कल पुलिस उस शांत जुलूस पर गोलियां चला देगी। हाँ, डर तो पूरा बना हुआ था। और ऊपर से दुनिया भर के जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे, जैसे वेब मिलर, वो इसकी पूरी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। अखबारों में रोज इस मार्च की डिटेल खबरें छप रही थी। तो इस धीमी और 24 दिन लंबी पैदयात्रा ने धीरे धीरे पूरे देश का, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये कोई अचानक होने वाला एक दिन का इवेंट नहीं था, ये एक लाइव हिस्टोरिकल ड्रामा था जिसने पूरे राष्ट्र को एक साथ बांध दिया था। आप इसको बिल्कुल सही तरह से देख रही हैं। अगर हम इन सभी सोर्सेज और इन कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाएं, तो साफ समझ आता है कि ये मार्च सिर्फ समुद्र तट तक पहुंचने के लिए था ही नहीं। तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस यात्रा का हर एक दिन, हर एक गांव जहां वो लोग रुकते थे, वो लोगों को उनकी नींद से जगाने का काम कर रहा था। ये एक बहुत बड़े अन्याय के खिलाफ लोगों को फिजिकली और मेंटली तैयार करने का एक बड़ा कॉल टू एक्शन था। और आखिरकार जब 6 अप्रैल को वो लोग दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के किनारे से बस एक मुट्ठी नमक उठाया। जी हाँ, उस एक छोटी सी मुट्ठी भर नमक ने उस इतने विशाल और अजय माने जाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे क्रूर कानून को सिंबॉलिक रूप से तोड़ के रख दिया। और इससे एक बहुत बड़ा संदेश गया ना। बिल्कुल, संदेश ये गया कि अगर हम सब लोग मिलकर एक साधारण सा कानून इस तरह तोड़ सकते हैं, तो हम इस पूरे साम्राज्य को भी यहाँ से उखाड़ सकते हैं। वाओ! और उस एक पल ने वाकई पूरे देश में एक बिल्कुल नई ऊर्जा भर दी थी। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं या हिस्ट्री की किताबों में बस एक लाइन में समेट दिया जाता है। आप किस पहलू की बात कर रही हैं? हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दांडी मार्च ने भले ही एक चिंगारी लगाई हो, लेकिन इस आंदोलन ने इतना बड़ा और विशाल रूप इसलिए लिया क्योंकि समाज का वो आधा हिस्सा जो अब तक सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद था, वो अचानक से सड़कों पर आ गया। यानी महिलाओं की भागीदारी। ओ हाँ, ये तो मैं कहूँगा इस पूरे मूवमेंट का सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल हिस्सा था। बिल्कुल। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो सचमुच हैरान करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस नमक सत्याग्रह के दौरान पूरे देश में लगभग 17,000 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 17,000? ये नंबर उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ा है। मरे तो जरा सोचिए, 1930 का दशक, एक ऐसा भारतीय समाज जहां पर्दा प्रथा थी, जहां महिलाओं का बिना किसी पुरुष के घर से बाहर जाना भी ठीक नहीं माना जाता था, वहां 17,000 महिलाओं का सीधे जेल जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए इसे सिर्फ एक राजनीतिक मूवमेंट नहीं कहा जा सकता। ये तो उस राजनीतिक क्रांति के ठीक अंदर चल रही एक बहुत ही साइलेंट लेकिन पावरफुल सामाजिक क्रांति थी। एकदम सही विश्लेषण है ये। और देखिए, उनकी भागीदारी सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनने तक तो सीमित थी नहीं। हाँ, वो लोग सिर्फ पीछे पीछे थोड़ी चल रही थी। वही तो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बस फॉलोअर्स थीं। दस्तावेज बताते हैं कि जब मुख्य पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने पूरे आजादी आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने एक्टिवली फ्रंट से लीड किया। हाँ, और स्रोतों के अनुसार तो उन्होंने खुद समुद्र तटों पर जाकर नमक बनाया, उसको पैकेट्स में भरा। और सिर्फ नमक तक बात नहीं रुकी थी, उन्होंने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने धरने दिए, जिसे इंग्लिश में पिकेटिंग कहा जाता था। जी, और इस पिकेटिंग का ब्रिटिश इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ा था। हाँ, मैनचेस्टर की जो बड़ी बड़ी मिलों में बने हुए कपड़े थे, उनकी सेल भारत में अचानक धड़ाम से गिर गई थी। इन महिलाओं ने पुलिस की लाठियां खाईं, गालियां सुनी और जेल भी गईं। उन्होंने घर घर जाकर खादी का प्रचार किया, सूत कता, जिसने इस पूरे आंदोलन को एक बेहद मजबूत आर्थिक रीढ़ प्रदान की। तो इस सब का आखिर सामाजिक मतलब क्या निकल कर आया? मतलब महिलाओं के इस तरह से मेन स्ट्रीम में आने ने भारत के सोशल फैब्रिक पर क्या असर डाला? इसने हमेशा के लिए उस पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कियल ढांचे में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी।
महिलाओं की इस हिस्टोरिकली मैसिव पार्टिसिपेशन ने उन्हें राजनीतिक लड़ाई में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एक बहुत ही सशक्त ताकत बना दिया। मतलब जब महिलाएं कल तक सिर्फ रसोई देख रही थीं, वो अब सीधे राष्ट्र निर्माण में हिस्सा ले रही थीं। बिल्कुल, वो आज़ादी की लड़ाई में अपनी बराबर की हिस्सेदारी दर्ज करवा रही थीं। और मैं तो इसे सत्याग्रह की एक बहुत बड़ी और डीप सामाजिक जीत मानूंगा। हाँ, ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो अब जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखते हैं, साउथ अफ्रीका के उन शुरुआती दिनों से लेकर अहमदाबाद की मीलों की वो भूख हड़ताल, फिर दांडी का वो सस्पेंस से भरा हुआ मार्च, और फिर उन 17,000 महिलाओं की गिरफ्तारियां, ये पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो आपस में जुड़ा है। बिल्कुल। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे विचार ने, इस सत्याग्रह ने भारत के लिए और शायद पूरी दुनिया के लिए असल में आखिर क्या विरासत छोड़ी? अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो सत्याग्रह ने जो सत्ता की फिजिकल लड़ाई थी, उसको पूरी तरह से एक नैतिक लड़ाई में बदल दिया। हाँ, उसने ब्रिटिश साम्राज्य को हथियारों के बल पर नहीं बल्कि मोरालिटी के तराजू पर तौलकर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। और इसने एक और बहुत बड़ी ग्लोबल गलतफहमी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कौन सी गलतफहमी? दुनिया अक्सर ये मानती थी कि अहिंसा जो है वो सिर्फ कमजोरों का या डरपोकों का हथियार है। जो लोग लड़ नहीं सकते वो अहिंसा की बात करते हैं। लेकिन सत्याग्रह ने इस अहिंसा को इस थप्पे से बाहर निकाल दिया। इसको एक ऐसे मजबूत और असरदार हथियार में बदल दिया जिसके आगे तोपें और बंदूकें सब बेबस हो गईं। ये एकदम सच है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि शुरुआत में जहां लोग सिर्फ कुछ छोटे मोटे अधिकारों जैसे वेतन बढ़ाने या टैक्स कम करने की मांग कर रहे थे, सत्याग्रह के इस प्रयोग ने उस लक्ष्य को सीधा स्वराज यानी पूर्ण स्वशासन की मांग तक पहुंचा दिया। हाँ, ये एक अकेले विचार की ताकत का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन देखिए, अपनी इस चर्चा को आज खत्म करने से पहले ये पूरी ऐतिहासिक पड़ताल हमारे आज के समय के लिए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल छोड़कर जाती है। अच्छा, वो सवाल क्या है? अगर हम आज के इस मॉडर्न और डिजिटल दौर को देखें, जहां आज भी हमारे सामने कई जटिल इश्यूज और अन्याय मौजूद हैं, आज हमारे विरोध का सबसे बड़ा तरीका क्या बन गया है? कैंसल कल्चर शायद। बिल्कुल, कैंसल कल्चर, सोशल मीडिया पर किसी को पूरी तरह तबाह कर देना। आज हमारा पूरा प्रोटेस्ट का ढांचा इस बात पे टिका है कि सामने वाले को पब्लिक में कैसे नीचा दिखाया जाए, उसकी इमेज कैसे खराब की जाए और उसको मिटा दिया जाए। हाँ, लोग तो बस यही चाहते हैं कि सामने वाला गायब हो जाए। वही ना। लेकिन आज हमने जिन दस्तावेजों पर चर्चा की वो बताते हैं कि सत्याग्रह इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। वो किसी दुश्मन को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को बचाने और उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए था। ये वाकई एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है आज और उस वक्त में। हाँ, तो ये हमारे सोचने वाली बात है कि आधुनिकता की इस स्पीड और तुरंत जस्टिस पाने की जल्दी में क्या हमने किसी का दिल जीतने की उस डीपली साइकोलॉजिकल और नैतिक ताकत को खो दिया है? क्या हमने उसकी जगह सिर्फ किसी की इमेज खराब करने की एक सस्ती खुशी को अपना लिया है? ये ऐसी बात है जिस पर शायद हम सभी को रुककर सोचना चाहिए। बिल्कुल। क्या आज की इस कैंसिल करने वाली दुनिया को कॉल आउट करने वालों से ज्यादा सच्चे सत्याग्रहियों की जरूरत नहीं है? ये वाकई एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। हाँ, और इसी आखिरी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। एक साधारण से विचार ने कैसे इतिहास का रुख मोड़ दिया, ये समझने का हमारा ये सफर बेहद शानदार रहा।